क्या कि इस समय 1.5 घंटे पढ़ाई हो पाती है। मैंने एक स्लॉट फ्री किया आप लोगों के लिए, और वो है सुबह 7 से 9 वाला, प्रतिदिन। नहीं नहीं, शाम के लिए मैंने थोड़ा सा खाली इसलिए रखा कि मान लिया जो भी बैच पीछे चल रहा होगा किसी को बुला के एक्स्ट्रा करवा दिया करूंगा, इसलिए थोड़ा सा फ्री रखा है। हैं? मेरा चश्मा भेज देना। हेलो। अरे मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? यार नहीं, तेज चलाओ इसे, हमारी तरफ भी छोड़ दो कुछ हवा थोड़ी बहुत इसकी। बस बस। अरे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तभी तो। जी जी। अरे दिक्कत है क्या कुछ आने में? हाँ हाँ। शाम में क्यों करेंगे? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। ऐसे कोई वादा नहीं मैं करता कि नहीं होगी। जो भी पीछे लगेगा ना कि जेई वाला या ये वाला पीछे हो गया, उसी को बुला के अपना करा दिया करूंगा। कौन सी? कौन सी? इनको भी थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा। वो तो ऐसा माध्यम है, उसे तो तुम वैसे भी देख लेते हो। उसे तो मैं चेंज करूंगा ना कुछ। चेंज इन द सेंस कि रात को थोड़ा सा हो सकता है 8 बजे हो, 6 बजे हो, 1 बजे हो। यूट्यूब वाले तो यार ये है ना कि अपने। हाँ, कंप्यूटर शुरू होगा आप लोगों का। कंप्यूटर शुरू होगा, आप लोग तो सब ज़्यादा दूर नहीं रहते ना, आसपास ही रहते हो। हाँ, तो कंप्यूटर शुरू होगा, अब देखते हैं कब होगा। मतलब वैसे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग क्या सूट हो करेगी। है? कंप्यूटर नॉन टेक में तो आता है। चलो, थेवेनिन थ्योरम में एसी व डीसी दोनों परिपथ में लागू होता है। यह केवल रेखीय परिपथ पर ही लागू होता है, हमने ये सीखा और पढ़ा। यहाँ हमने देखा कि कोई भी नेटवर्क है, ये लोड है, तो इस नेटवर्क को हल करके हमें साधारण नेटवर्क में बदलना है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हो। आरटीएच को हम थेवेनिन प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। फिर है, थेवेनिन थ्योरम किसी भी मुश्किल परिपथ को एक साधारण परिपथ में बदल देता है, जिसमें वोल्टेज स्रोत व आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं। आरटीएच का मान कैसे ज्ञात करें? तो लोड टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध आरटीएच मान लीजिएगा। स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन करना है, और वोल्टेज स्रोत को आपको शॉर्ट करना है। इसके बाद बेटा श्रेणी व समांतर वाले कॉन्सेप्ट को लगा के हल कर लेना। हाँ हाँ, जब ये लोड में धारा को पूछेगा तो लोड रेजिस्टेंस देगा भाई, अन्यथा आरएल नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे? तो ये भी तो यही है। अरे यार, आरएल जो देगा उसको तो आरएल को पहले ही हटा दोगे। अब बिल्कुल आरएल के बिना आरएल में करंट कैसे निकाल सकते हो? तो एम्पियर में अलग होगा, देगा ना वो आपको कि आरएल का मान जोड़ के दिखाएगा आपको। जैसे आपको ये सवाल था, यहाँ क्या दिया है? आरएल दिया है ना भाई, देखो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर पूछेगा तो फिर देखो, फिर देगा। तो हमने इसे हटाया, अब पता तो है ना हमें कि ये आरएल का मान है। हमने हटाया, पीटीएच निकाल दिया, आरटीएच निकाल दिया, ये देखो हमने आरएल क्या 10 ओम इस्तेमाल किया। नॉर्टन भी एसी व डीसी दोनों पर लागू करेंगे।
और यह रेखीय परिपथ पर ही लगेगा। यहाँ देखिए नॉर्टन धारा या शॉर्ट सर्किट करंट का नाम देंगे और यहाँ से IL बराबर करंट डिवीजन रूल IN इंटू RTH अपॉन RTH प्लस RL। RTH निकालने का तरीका पहले वाला है। IN निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि लोड को शॉर्ट कर दीजिए और शॉर्ट पाथ पर धारा IN मान लीजिए। अब कोई भी बेसिक नियम लगाकर IN को ज्ञात लोड में अगर पॉजिटिव से धारा अंदर गई है तभी तो लोड है भाई। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये प्लस इसलिए तो यहाँ लिखोगे, ये प्लस यहाँ इसलिए माना है ना कि लोड करंट आपका इस तरफ गया तभी तो लोड है। अगर मैं प्लस से इधर को मानूंगा तो ये लोड कहाँ है, तो सोर्स हो गया। तो इसका मतलब यहाँ प्लस है तभी अंदर गया और यहाँ माइनस है, तो वही प्लस माइनस हमारा यहाँ VTH में है। तो हमने ये सीखा है कि जब भी हम IN निकालने की बात करेंगे, जैसे हमने ये शॉर्ट कर दिया, क्या करना है, हमने लोड को शॉर्ट करना है। RTH का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा है। ये थी बेटा हमारी बेसिक थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। यहाँ तक ठीक है जी। देखो ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है, बड़ी ही खास थ्योरम है। मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। देखो इसमें न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपको RTH निकालना आना चाहिए। RTH निकालते समय हम ये ध्यान अवश्य रखेंगे कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करना, ये तो ध्यान रखना है भाई हमें। बाकी लोग आज घर वर भाग गए, हमसे दिखाई दे रहे हैं आज। अच्छा एक तो लड़का है, एक बाल मुकुंद जी, दो तो यही हो गए हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको RTH बहुत जरूरी है निकालना। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप ये सीखते हैं कि मान लिया ये कोई नेटवर्क है, ये किस स्थिति में रोड पर मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा, और अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो फिर कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या है बच्चों, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होते हुए आपको दिखेगी, हमें ये ध्यान देना था। हमने कहा चलिए ठीक है जी, ये जो नेटवर्क है इसका तुल्य नेटवर्क हमने अभी सीखा है, वो हल करना हमने अभी सीखा है थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन। तो हमने कहा जी इस नेटवर्क का जो हल है, जो सॉल्यूशन है, ये है VTH और ये है आंतरिक प्रतिरोध RTH। तो यही था ना भाई। और अभी हमने ये लिया है कि फिलहाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम केस फर्स्ट सीख
हमने कहा जी अभी ये आर एल बदलने वाला है, तो आर एल को आप चेंज कर, आर एल वेरी करने वाला है। तो हमने कहा चलिए बढ़िया है, आर एल वेरी करेगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल। ये बताइए कि आई एल क्या है, करंट आई एल क्या लिखेंगे बताइए। अरे आई एल क्या लिखेंगे? क्या हो गया भाई, नींद आ रही है क्या अभी? ये तो कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ पुराने वाला, वीटीएच अपॉन में आरटीएच प्लस में आरएल। यही तो वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल है। ये आ गया हमारा आईएल का मान। अगर मुझे ये आईएल का मान पता चल जाए तो क्या लोड में पावर निकाली जा सकती है? लोड में पावर हमने निकाली आईएल स्क्वायर और आरएल। तो लोड में हमने पावर निकाली, वो होगी आईएल स्क्वायर और आरएल। आईएल का मान रखिएगा बेटा, ये हो गया वीटीएच स्क्वायर अपॉन में आरटीएच प्लस आरएल का स्क्वायर इनटू आरएल। ठीक है जी, फिर से देखिए, वीटीएच स्क्वायर ठीक है भाई, ओके जी। देखिए हमने क्या लिखा कि पीएल यानी कि पावर वीटीएच स्क्वायर अपॉन में, क्या हम अपॉन में आरएल लिख सकते हैं इसके? ये मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में लिख दें हम, या भाई अंश और हर में आरएल से भाग देना सीख लो। तो ये आ जाएगा जी आरटीएच स्क्वायर अपॉन में आरएल प्लस में आरएल, तो इसका भी तो अपॉन में आरएल करते, और प्लस में 2R टी। ये हमने मान ली समीकरण नंबर 1। देखिए आप मुझे एक बात का जिक्र करिए कि ये पावर मैक्सिमम कब हो सकती है? भाई एक होता है अंश और एक होता है हर। जब ये हर मिनिमम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, तो ये अधिकतम हो सकता है। तो हमने कहा इसको अंग्रेजी में लिखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि हर, टी बराबर में आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एल प्लस में 2R। ठीक है भाई, हमने कहा अधिकतम शक्ति के लिए हर न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम शक्ति के लिए हर न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं कि हर को, जो भी वेरिएबल है, इसके सापेक्ष में अवकलन करके 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये पहले वाला जो टर्म है, इसलिए मैंने अवकलन भी करना सिखाया था सबसे पहले चैप्टर में। भाई इसे आप ये लिख सकते हो, पहले वाला जी। तो अवकलन अगर आपको याद हो x की पावर n, तो
एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक पावर, ये तो कांस्टेंट है, हमने पावर को नीचे उतारे, यानी माइनस वन आर टी एच स्क्वायर आर एल, एक पावर को कम कर दीजिए। क्या ये माइनस के आर टी एच स्क्वायर बटे आर एल स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा क्या भाई? तो पहला जो शब्द है इसका अवकलन माइनस के आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस में आर एल का आर एल के सापेक्ष में वन लिख लें, प्लस में टू आर टी एच का जीरो। भाई इसमें आर एल थोड़ा ही है, बराबर में माइनस को इधर भेज दें, तो आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर बराबर वन, आर टी एच स्क्वायर अपॉन बराबर में आर एल स्क्वायर, आर टी एच बराबर में क्या भाई? ये वो शर्त मिली हमें अधिकतम पावर ट्रांसफर होने की, ये हमें शर्त मिली है। तो अधिकतम पावर ट्रांसफर की जो शर्त है ये कहती है कि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर होना चाहिए, अरे भाई लोड प्रतिरोध के, लोड प्रतिरोध। ये कहलाता है भाई अधिकतम शक्ति ट्रांसफर, अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने की शर्त। है हाँ। तो इस सब मिल गए भैया। अब देखते हैं वो अधिकतम शक्ति क्या है। मैंने कहा कि आर टी एच बराबर आर एल को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है जी, पी एल, भाई आर टी एच बराबर आर एल रखो या आर एल बराबर आर टी, दोनों बराबर ही तो है। पी टी एच बॉन में आर टी एच स्क्वायर है, नीचे भी आर टी एच, क्या बचा जी? आर टी एच प्लस में आर टी एच प्लस में टू आर टी। भाई किसी को संदेह हो आर टी एच के बजाय आर एल भी रख सकते हो, दोनों बराबर है। तो यहां हमें मिला पी एल मैक्सिमम बराबर में पी टी एच स्क्वायर में फोर आर टी एच, या फिर पी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर एल। ये बहुत ही जरूरी शर्त है। फिर देखिए बेटा, अवकलन कराना नहीं सिखा सकता, देखो मैं पहली क्लास देख लो, अवकलन करना भी सिखाया गया भाई, बताया नहीं था पहली में। तो जब पहली क्लास बता रहे थे तब तो ये कह रहे थे बच्चे की छोड़ो सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मैं आता है भाई। देखिए जी, तुम खुद ये सोच कर देखो कि अगर ये इसका आधा है, मतलब सॉरी बराबर है, तो भाई जब दोनों के दोनों बराबर है
तो ये तो अंदर है प्रतिरोध, ये लोड पर है। तो यहां से जो भी धारा आएगी या जो भी शक्ति आएगी, आधी तो इस प्रतिरोध में खपत हो जाएगी और आधी मिलेगी यहाँ लोड पर। दोनों बराबर कर दिए ना, तो लोड पर कितनी प्रतिशत शक्ति मिलेगी? 50%। तो आपको ये देखना है कि अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने की अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने की शक्ति स्थिति में दक्षता मात्र 50% होती। ठीक है जी, इसे पूरा जल्दी जल्दी से कॉपी करो। मेरी क्लास तो नहीं लगी हुई आज यूट्यूब पे? चेक करना। दीप सोनी जी, बेटा ये शब्द बहुत आसान है, वंस मोर। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि ध्यान से एक बार पढ़िए तो सही। शब्द बहुत आसान होता है, वंस मोर। ये कोई दारू के पैक थोड़ा ही बना रही कि एक और बनाओ भाई, कुछ चढ़ाने इसमें मामला सेटल नहीं हुआ, एक और बनाओ। अरे इसे शुरू से एक बार पढ़िए तो, कि कहानी क्या हुई क्या नहीं हुई, एक बार पढ़िए तो। कोई पढ़ना पसंद है ही नहीं, बस लिख दे रहा है एकदम वंस मोर, ना कोई प्रयास करना समझने का। भाई जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बकायदा हम ये कहते हैं जी देखो, हमारे सर में यहाँ दर्द हो रहा है, दवाई दो। और जाके डॉक्टर के पास ये कहते हैं जी दर्द हो रहा है। भाई कहाँ हो रहा दर्द, किस चीज की दवाई दे? बेटा ये निगेटिव नहीं बताने का, फिर मैं कैसे आया? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना, ये पहले लेक्चर में पहली क्लास में बता चुका, यही नहीं बताने का मैं कि निगेटिव कैसे आया, क्योंकि ये मेरा टेक्निकल का है भी नहीं। इससे आगे तो गणित था, जब तुम्हें पढ़ाया तुमने पहला लेक्चर दूसरा तीसरा ये देखे ही नहीं, खेल बना रखा पढ़ाई का, टाइम पास कर रहे हो। और शायद अभी भी तो बताया था इधर लिख के, अभी भी तो बताया था इधर लिख के। तुम नहीं है यार कल प्रोग्राम में? हाँ, अच्छा। कौन कौन नहीं आया था? ये आप लोग नहीं दिखे, घर गए थे क्या? नहीं, आपके बैच में बोलने वाले अच्छे लोग हैं, बोला इसने बोला, अरुण ने बोला।
लिखा है यहाँ तक? नहीं, मैंने कई दिन पहले बोल नहीं रहा था जो बोलने का इच्छुक हो, कुछ करने का इच्छुक हो बताओ। ये तो मैंने बोल ही दिया है ना, मैंने कहा बुला लो इन्हें, बच्चों को भी कुछ बोलने का इच्छुक होंगे तो। हमें तो यार आदत हो गया, अब हमें कुछ तैयार करने की क्या जरूरत है। चलो बेटा आगे बढ़े यहाँ से। चलो लिख लो। ये तो बढ़िया सा प्रोग्राम करेंगे, ये जल्दी से बिल्डिंग तैयार हो जाए इसके उद्घाटन में। तब तक तो तुम्हारा सिलेबस भी नहीं होगा। ये लगभग 1.5 2 महीना मैक्सिमम लगे, 2 महीने है। तब तक कहाँ होगा। हो गया ये। जल्दी लिखिए यार दोस्त। आज ये नेटवर्क थ्योरम चैप्टर को समाप्त करें, आगे बढ़े फिर। लिख लिया भाई यहाँ तक। इतने में तूने से कहा दोस्त को फोटो खींच ले, तो लिख देता 2 लाइन। हाँ भाई पंकज जी, आ रही भर्ती आ रही, बात हुई। तो थोड़ा कानपुर में दंगे वंगे से हो गए, इस वजह से बात थोड़ी अटक गई। भर्ती आ रही, जा रही TG2। बात चल रही, वार्ता चल रही है, अब ये बस इस पे बात फंस रही। मैं कह रहा 2-3 हज़ार दे दो, योगी जी कह रहे 1500। अब देखेंगे कितने में सेटलमेंट होगी, जल्दी आ जाएगी। चलिए देखिए इसी में, वैसे अगर देखा जाए तो ITI के लिए जो बताया ये भी बहुत होता है, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए केस 2 हमारा थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाता है, और ये मान के चलेंगे केस 2 में 99% से ज्यादा ITI के विद्यार्थी गलत करेंगे अगर केस 2 का सवाल आ गया। और सिर्फ कंडीशन जरूरी है। देखिए जो सर्किट हमें दी गई है, VTH, यहाँ दिया गया है RT, ये A है, ये B है, ये RL है। सर्किट तो वही है जो पहले थी, लेकिन यहाँ लोड वेरिएबल ना होके इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, अब बदल गई सर। पहले तो लोड को बदल रहे थे 2 4 6 8 10, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को बदल रहे हैं। तो देखो एक रेंज होती है, RTH मिनिमम, IN मिनिमम, और RTH MAX मतलब मैक्सिमम। एक रेंज होती है वेरी करवाने की, वो रेंज 0 से 5, 0 से 10, 5 से 10 कुछ भी हो सकती है। तो इसमें शर्त पूछता है कि अधिकतम पावर ट्रांसफर होने की शर्त क्या है। तो यहां याद रखिएगा, अधिकतम
पावर ट्रांसफर होने के लिए, अधिकतम पावर ट्रांसफर होने के लिए होते हैं। अरे ऑल आउट से भी नहीं जाती है। हाँ, है? कल इन्हें इनकी व्यवस्था बाहर थी, कहाँ तंग करनी थी फिर। अधिकतम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो आरटीएच सेलेक्ट करना है वो लेना है आरटीएच मिनिमम, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का न्यूनतम मान। लिख भी लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का न्यूनतम मान। ठीक है भाई, गलती तो नहीं होगी इसमें। मैक्सिमम पावर नहीं निकालनी, शर्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम पावर के लिए इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो ये आपको कभी न्यूमेरिकल में नहीं देगा। फिर भी लेकिन सीख लो कैसे। भाई ध्यान से सीखना, नहीं तो बाद में तुम बोलते हो फिर सर कैसे आए। तो सुनना ध्यान से, भले ही और जीरो गति से भी और माइनस गति कर दे हम। देखो मान लिया एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, इसमें ये 40 वोल्ट है बेटा, और ये मेरे बच्चों 5 ओम से 10 ओम दे दिया। अरे रेंज दे दी के, और यहाँ आरएल का जो मान है ये दे दिया बाबू 35। हमें कोई परिपथ दिया। चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। गलती तो यहाँ होगी बिल्कुल, फुल गलतियां। तो बच्चे ने क्या पढ़ रखा है कि इसे इसका बराबर कर दो। अब यहां से 2 सवाल पूछते हैं। मैंने कहा अधिकतम पावर होने के लिए, मेरा पहला सवाल है अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने के लिए अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने के लिए आरटीएच का मान क्या होगा। पहला सवाल तो ये, और यहां हमने क्या कर दिया जी, वेरिएबल। ठीक है, पहला सवाल तो ये था। देखिए गलतियां कहाँ होंगी, गलतियां ये होंगी कि जैसे ही बच्चा ये पढ़ेगा अधिकतम पावर ट्रांसफर होने के लिए आरटीएच का मान, आप लोगों में से भी देख लेना 50% पढ़ने के बाद भी गलती करके आएंगे। याद रखना मेरी बात को। क्यों, आप लोग सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते एग्जाम में। आप लोगों को जैसे देखा, अरे मैक्सिमम पावर, तुमने पूरा ही नहीं पढ़ना, ना एनालिसिस करना कि कौन सा केस है, तुम तो टूट पड़ोगे कि हाँ 35 है तो ये 35 करो जी। सवाल को पढ़ लेना है कि क्या आंतरिक प्रतिरोध वेरिएबल है, तो आप कहेंगे कि आरटीएच का न्यूनतम मान तो 5 ओम है, तो अधिकतम शक्ति के लिए कितना लेना है 5, 50। अरे अधिकतम शक्ति के लिए आरटीएच मतलब न्यूनतम, देख ले अभी कर दिया ना गलती। अभी तो बताया देखो आरटीएच में कौन सी लेनी, और देख ले अभी 50 बता दिया उसने, बैठे बैठे ने करी गलती 1 मिनट के अंदर। तो पेपर तो अभी 2-4 महीने बाद होगा, तब तक तो और गलत करेगा जब अभी नहीं, अभी सुनने के तुरंत बाद, तब तक तो थोड़ा सा और भूल भाल जाओगे।
अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने के लिए आरटीएच का मान क्या होगा? अधिकतम शक्ति पूछा है, तो हमें कौन सा मान सेलेक्ट करना है? न्यूनतम मान। फिर दूसरा सवाल इसी में है कि लोड पर कितनी अधिकतम पावर ट्रांसफर होगी, कितनी अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होगी। अच्छा जी, तो भाई PL बराबर में या PL मैक्सिमम VTH स्क्वायर अपॉन 4RL गलत होता है यदि आंतरिक प्रतिरोध क्या है? वेरिएबल है। इसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले जो लोड करंट है उसका मैक्सिमम मान निकालोगे। अब देखो, अधिकतम मान VTH बटे में RL प्लस RTH का न्यूनतम मान। लोड लोड धारा ये, अरे मैक्सिमम तो पढ़ ले। लोड धारा, मैक्सिमम लोड धारा है बाबू, ना कि लोड धारा है। लोड धारा तो नॉर्मल में कुछ और होगी, अधिकतम लोड धारा है ये। तो IL मैक्सिमम बराबर VTH बटे RTH प्लस में RTH का कौन सा मान लेना था भाई? सीधी बात है, अगर न्यूनतम होगा तभी अधिकतम धारा बह सकती है। तो हमने बेटा मान रखा 40 बटे RL कितना है? 35। ये कितना था भाई? 5। कितना आएगा जी? 1 एम्पियर। अब एक बात बताओ, यदि लोड में अधिकतम धारा पता चल जाए तो लोड में अधिकतम शक्ति नहीं पता चलेगी? तो हम तब जाके कहेंगे कि PL मैक्सिमम बराबर में IL जो मैक्सिमम है उसका स्क्वायर इंटू RL। तो I का मान 1 है, गुणा 35, ये हो गया जी 35 वॉट। इस प्रकार से न्यूमेरिकल करना था। फिर से देख लो भाई, IL मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ अलग कलाकारी नहीं है, समझो सवाल शुरू होते ही खत्म है। IL मैक्सिमम के लिए RTH का न्यूनतम मान रख लो, बात खत्म। IL आया तो मतलब मैक्सिमम पावर आ गई। भाई IL अगर अधिकतम होगा, धारा अधिकतम है तो अपने आप से, जब धारा अधिकतम है तो पावर अधिकतम है। और ये हो गया भैया तुम्हारे यहां समाप्त मामला। तो इस सवाल में इस केस को ध्यान से अपना समझ लो भाई कि ये चक्कर क्या था, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो देखो, वो लिखो लिखो, इसे खत्म करो बस, ये केस खत्म। देखो ये बच्चा बोल रहा है 10 वॉट। कैसे बोल रहा है 10 वाट? वह भगवान ही मालिक। क्या? हम्म, हाँ इसमें तो 100% भी एफिशिएंसी मिल सकती है। हाँ, इसमें तो 100% भी आ सकती है। देखो RTH का मान अगर शून्य दे देता 100% मिल जाती। मैंने कहा तो देखो, किताब वाले को बेचारे को एक्सप्लेन करने की कुछ टेंशन है नहीं, उसे थोड़ा मतलब है एग्जामिनर क्या पूछता है।
ये सवाल सही नहीं है कि अधिकतम पावर ट्रांसफर में कितनी दक्षता होती है। कितना लिख दे? 50%। सवाल बिल्कुल गलत है। देखो अभी आपसे पूछते हैं एक और ये सवाल है। इसमें 10 ये RTH है भाई, और इसका मान है 0 से लेकर 10 ओम तक। ये A है, ये वेरिएबल कर दिया, और ये RL बराबर में 5 ओम। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसमें मैक्सिमम के लिए RTH का मान कितना लोगे? न्यूनतम लेना है ना भाई। तो RTH का मान कितना है? 0। इसके लिए है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के। जब यहां अंदर में प्रतिरोध कुछ है नहीं, जितनी पावर बनाएगा उतनी लोड पे जाएगी। तो शक्ति कितने दक्षता कितनी हुई? 100%। तो दक्षता यूपी पकल TG2 यूपी PCL होता है, PCL नहीं होता। हाँ तो बेटा समझ में नहीं आया तो फिर जबरदस्ती थोड़ा ही मत समझो। कोई बीच में से आगे कुछ भी अपना पकड़ेगा तो थोड़े समझ में आएगा। पहले लेक्चर 1 देखेगा, पहले चैप्टर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, तब 5 पर पहुंचे, तब समझ आएगा। अगर मैक्सिमम पावर पूछे तो देखो जी, PL मैक्सिमम बराबर VTH स्क्वायर बटे, ये तो कुछ है ही नहीं। आज कितनी आ गई? 20 वाट। सवाल समाप्त। तो आज के वर्तमान स्थिति के हिसाब से ये देना चाहिए कि यदि आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता हो तो दक्षता मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के में कितनी होगी? 100%। जो रट्टा मार के जा रहे वो 50%, तो बाद में कहेंगे पेपर में कुछ सेटिंग हुई। तो होता ही नहीं। कितनी होनी चाहिए थी? 100 भी आती है। कमाल की चीज है ये। आंतरिक प्रतिरोध शून्य सेलेक्ट करना, गेट में एक बार 1 नंबर में सवाल आया था। आंतरिक प्रतिरोध अगर मिनिमम हो तो अधिकतम पावर ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए तो हमें ITI के लिए ना कैलकुलेटर उठाना, ना हमें पेन उठाना, हमें पता है कि भाई इसका तो ये मतलब है। अपना टिक लगाओ, आगे बढ़ो। देख लिया सबने? अब देखो बेटा, ये 2 केस वो थे जो प्योर DC के केस थे। अब जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये AC और DC दोनों के लिए है भाई। भाई मैक्सिमम पावर हमें यही तो देखना कि भाई कोई भी AC DC सर्किट कब ये सोर्स से लोड पर अधिकतम पावर भेजेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म तो यही करना, लेकिन आपको ये भी अब भी थोड़ा सा कम समझ आएगा, पूरा समझ में आएगा AC होने के बाद में। देखिए केस 3 क्या है, इसे छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत मुश्किल है नहीं, सिंपल है। केस 3 ये है, VTH ZTH बराबर में RTH प्लस, बेटा ऊपर ये RTH XTH मैं अभी कुछ आपको जिक्र नहीं करता क्योंकि नेक्स्ट वाले चैप्टर में यही चीज है जो मैं डिटेल में सीखनी है। नॉर्मली इसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं, जिसकी इकाई ओम है, और जेड को हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इम्पीडेंस कहते हैं। तो AC में यहां भी इम्पीडेंस है,
ये आर एल है और ये जे एक्स एल, मतलब ये लोड है यहाँ। लोड इम्पिडेंस है जेड एल बराबर में आर एल प्लस में जे एक्स। ये आपको भी याद रखना है बिल्कुल। तो यदि आपको किसी परिपथ में आंतरिक में, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, फिर भी आपने यदि सीख लिया तो बहुत आसान है। तो जो अधिकतम देखिए, रैकेट जैसा मंगाने पड़ेगा, तो दुखी कर देगी। हाँ नहीं, इसका इलाज तो करना जरूरी है। हाँ जी हाँ। तो देखिए अधिकतम पावर ट्रांसफर होने की शर्त, आप लिखते हो जेड एल बराबर जेड टी एच का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो स्टार लगाते हो। तो देखो मतलब और कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन पढ़ के जाओ क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना है। और अगर आपने एक बार देख लिया तो पेपर में कभी गलत नहीं हो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिन्ह बदलना है। जैसे मान लिया मैंने ये कहा, ये 100 वोल्ट है, यहाँ पर जेड जो दिया है वो 3 + J4 है। तो अधिकतम पावर के लिए जेड का मान बताइए। या जेड देकर जेड भी पूछ सकता था भाई। तो जेड बराबर में जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है 3 अगर ये 3 - J4 है तो प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है भाई, बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी। इसको थोड़ा सा मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब ये फंडामेंटल ऑफ एसी पूरा कर लूँ। क्या लिख लिया आपने? हम्म, चलो देखो फिर। ये होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक छोटी सी थ्योरम है जो इसी समाप्त हो जाएगी। इसका नाम, हम्म,
नहीं 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 नहीं, तीनों नहीं देगा। एक छोटी सी थ्योरम होती है, अभी नहीं सिलेक्शन करना है कि ये छोड़ के जाना है, पढ़ के जाना है, पहली नजर में सीख के जाना है, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आनी चाहिए नॉर्मल, आजकल तो बड़ी ट्रेंडिंग से सवाल है। और बस ये मानो कि 5 लाइन की चीज है जो काम की है। देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम का ये कहना है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं भाई, हिंदी में क्या कहते हैं रेसिप्रोसिटी को? रेसिप्रोकल, जो पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, दोनों तरफ जो है। नहीं नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही। मेरा मतलब यह है कि जब इधर को धारा जाए तब भी एफिशिएंसी और पैरामीटर और परफॉर्मेंस यही रहे, और जब इधर को आए धारा तब भी वही रहे। देखो इस चीज की, इस थ्योरम की हमें इसलिए जरूरत पड़ी है। मान लिया हमने दिल्ली को पहले लाइट बेच दी, सप्लाई कर दी, और दक्षता 85% थी बेचते हुए, तो यानी कि हमें अगर हम 100 मेगावाट देंगे तो उधर 85 मेगावाट प्राप्त होगी। ठीक है जी। चलो जी, अब वो तय करना पड़ेगा कि भाई जो रिसीव हुई इसका पैसा देगा या जो भेजी उसका देगा। लेकिन सोचो अगर कि जब हमने भेजी उस समय दक्षता ये थी, अगर रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को ये संतुष्ट करेगा, तो इसका तात्पर्य होगा कि जो इधर से जब भेजेगा तो तब भी इसकी दक्षता 85% ही होनी चाहिए। और यदि ये रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को संतुष्ट नहीं करता, तो जब हमने दिल्ली को बेची तो 85% थी, दिल्ली ने हमें जब वापस दी या हमें बेची तो 70% दक्षता लाइन की, तो ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए हम पावर सिस्टम में ये थ्योरम इस्तेमाल होती है, पावर सिस्टम में। क्या कह रहा है जी जेई का? ये देखो ना, आजकल बच्चों की ये समस्या है कि जेई का पढ़ा रहे हो सर आप, मुझे समझ नहीं आ। और हम इस उम्मीद से लिखवा रहे कि चलो समय तो हमारा लग रहा, 2 लाइनें लिखा के अगर कुछ नंबर बाकी लोगों से अलग हो जाए, क्योंकि आजकल तो सब लोग पढ़ के जा रहे हो, ओम का नियम किताब में भी लिखा हुआ है कि नहीं भाई? आईटीआई की तो किताब है, उन्हें पढ़ लो, ले लो नौकरी। यूपीपीसीएल में आईटीआई की किताब को पढ़ के टेक्निकल में 70-75 नंबर आएंगे। हैं? पढ़ के देख लो। इनके लिए वही मास्टर चाहिए जो वही 1 घंटे तक सिखाए कि धारा निकलती है और फिर घुसती है, बस यही चाहिए ना, जो 10 मिनट तक यही बताए कि धारा पॉजिटिव से निकली निकली निकली, फिर निगेटिव पे घुस गई घुस गई घुस गई, भाई ये। लेकिन हमें इनसे क्या भाई, हमारा तो ये है कि जो पढ़ाना है वो तरीके से पढ़ाना है। देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की आवश्यकता हमने अभी बताया कि क्यों पढ़ी, तो इस थ्योरम का मतलब वही निकल के आया कि किसी भी रेखीय, बाइलेटरल का मतलब होता है जो दोनों तरफ को काम कर सके, कि किसी भी रेखीय बाइलेटरल परिपथ में इनपुट तथा आउटपुट का अनुपात स्थिर रहता है यदि हम इनपुट आउटपुट का स्थान बदल दे तो भी। पहले इधर इनपुट था, इधर आउटपुट था, 10 वोल्ट दिया, 2 एम्पियर करंट बहा, तो 10/2। तो अगर हमने इधर कोई वोल्टेज लगा दी तो इधर उसी का रेशियो में हमें धारा मिलनी चाहिए, इधर से वोल्टेज के जो धारा का अनुपात है वो भी 5 मिलना चाहिए। ये बस थ्योरम थी और खत्म हो गई, और क्या। तो ये थ्योरम का ये है कि स्टेटमेंट कई बार दे दे कि ये निम्नलिखित स्टेटमेंट कौन सी थ्योरम को प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत है कुछ भी नहीं, आनी चाहिए थी बस।
एक अभी सुपरपोजिशन भी है। सुपरपोजिशन तो पढ़ते भी है ज्यादा। तो इसमें कहा है कि किसी भी रेखीय बायलेटरल परिपथ में इनपुट व आउटपुट का अनुपात किसी भी रेखीय बायलेटरल परिपथ में इनपुट व आउटपुट का अनुपात इनकी स्थिति बदलने के बाद भी स्थिर बना रहता है। किसी भी रेखीय बायलेटरल परिपथ में इनपुट व आउटपुट का अनुपात इनकी स्थिति बदलने के बाद भी स्थिर बना रहता है। जैसे मान लिया आपको समझ में अगर दिक्कत हो तो ये देख लो भाई, ये वही नेटवर्क परिपथ तो आपने अभी मान लिया इधर से 10 वोल्ट दी बाबू, तो इधर जो धारा है मान लिया वो 2 एम्पियर गई। कहा कि ये परिपथ, सवाल देखो तुम्हें हंसी आएगी कि इधर 20 वोल्ट है, यहाँ धारा बताओ कितनी होगी। आपने कहा, आपने सर यही तो लिखा है कि 10/2 बराबर होगा 20/I के। अरे वोल्टेज और धारा का अनुपात, भाई स्थिति यानी कि अब इधर वोल्टेज लगा दी, इधर धारा पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया जी 2। आई का मान कितना हो गया जी, सॉरी 5। यही था ना, ये 20 था क्या, तो 4 आई बराबर में कितना आ गया जी 4 एम्पियर। ये बेचारी इतनी तगड़ी ये थ्योरम थी। शुरू होते ही समाप्त। क्या कहा कि किसी भी रेखीय बायलेटरल परिपथ में इनपुट व आउटपुट का अनुपात इन्हें आपस में बदलने पर भी समान रहेगा। और देखो यही है यार, 10 दिया तो 2 एम्पियर धारा फ्लो करवा दी, अगर 20 देगा तो डबल 4 कर देगा, इसमें क्या है? 30 होगा तो 6 कर देगा, अनुपात वही है, खत्म। हाँ बिल्कुल, बस वही लिखना था आपको। लिख लिया बेटे? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल पूछेगा भी नहीं, कोई स्टेटमेंट पूछता है ज्यादातर, मतलब जेई में भी थोड़ा कम पूछता है। ये तो इसलिए लिखा दिया कि एक लाइन का है, एग्जामिनर का मन हो कि चलो दुखी करना है बच्चे को, ये छाप दूं, तो बिना किसी 2 मिनट में पढ़ा दिया आपको। 2 मिनट के प्रयास में कुछ किस्मत सही हो तो लग गया अपना, हो गया तुक्का सेट और गया। नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम।
देखो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, अलग अलग जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से कम हल करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में समय लगेगा, लंबा पड़ेगा न्यूमेरिकल इस रास्ते से, लेकिन इससे सीखना जरूर है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें, यह है केवल देखिए परिपथ पर ही लागू होगा। यही तो भाई क्या कह रहा है, यह है केवल रेखीय परिपथ पर ही लागू होगा। लीनियर परिपथ, देखो जी यह है तभी लागू होगा जब परिपथ में एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित हो। यह तभी लागू होगा जब परिपथ में एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित हो। ठीक है जी, एक से ज्यादा स्रोत का मतलब अगर एक ही वोल्टेज लगा दी, एक ही लगाया तो ये नहीं लगेगा, फिर तो कोई रोल ही नहीं है। तो देखिए रेखीय होने को, आपको तीसरा जो पॉइंट है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस पूछ लेता है। रेखीय होने को कहते हैं रेखीयता, लिनियरिटी, और एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित होने को कहते हैं होमोजेनिटी। तो ये जो थ्योरम होती है, ये थ्योरम कल इनका इलाज पक्का हो जाएगा। हाँ यार ये दिमाग में रखें कि ये थ्योरम संतुष्ट करती है लिनियरिटी और, देखो भाई ऊपर हिंदी में लिख के बता दिया आपको कि किसका क्या मतलब है। चलो एक बच्चे को प्रोक्सिमिटी इफेक्ट बता दूं, ये बेचारा तब से पूछ रहा है। स्किन इफेक्ट सुना है भाई? तो उसी की तरह है ये भी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब कंडक्टर की कुछ सतह या कहे कि कुछ एक हिस्से में धारा अलग हो और कुछ एक हिस्से में अलग हो, तब आता है जी एसी में। तो ऐसी बात नहीं, पढ़ेंगे इसे हम पावर सिस्टम में, लेकिन पावर तक हम पहुंचे नहीं भाई। अगर इतना ही दिक्कत है, इतना ही सीखना है, तो जा अपने फोल्डर को ओपन करो, सीख। लिनियरिटी और होमोजेनिटी, फिर देखिए जी इसमें एक बार में एक ही स्रोत एक्टिव रहेगा तथा बाकी स्रोत अपने अपने व्यवहार के अनुसार, नेचर के अनुसार ओपन या शॉर्ट हो जाएंगे। इसमें स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट करते हैं तथा
स्वतंत्र धारा स्रोत को तो हमें स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट करते हैं तथा स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन करते हैं। यहां तक हो गया। इसमें डिपेंडेंट स्रोत को ना ओपन करते हैं और ना ही शॉर्ट करते हैं। कहने का मतलब है भाई डिपेंडेंट को ना ओपन करना ना ही शॉर्ट करना। इसमें परिपथ को कितनी बार ही हल करना होता है कितने एक्टिव स्रोत की संख्या भाई पेपर में तो तुम्हारे इन बिंदु से कुछ आ सकता है। क्या भाई ये याद हो गए? पढ़ लो, जो एक बार याद करने हैं तो पढ़ो इनको। हाँ हाँ, देखो ना बेटा, लिखा मैंने दोनों। जब एक परिपथ में एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित हो तो इसका मतलब है होमोजेनिटी। ठीक है, लिख लिया। एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर 100 वोल्ट है बेटा। ये 1 एम्पियर का सोर्स दिया हुआ है। मान लिया हमें ये कहा है कि
आई का मान सुपर पोजिशन से ज्ञात की। अरे भाई आप किसी से भी निकाल सकते हो, मुझे तो यहाँ सुपर पोजिशन सिखानी है तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पहली बार में केस में कहा कि 100 वोल्ट को एक्टिव रखना है, एक कोई एक ही बार एक्टिव, बाकी बचे हुए कौन सा है, 1 एम्पियर है। तो करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन, 1 एम्पियर को ओपन कर देना। ठीक है, यहां पे हमें ये मिला 100 वोल्ट। हमने कहा जी देखिए I1 बराबर में तो ओपन हो गया, इसका रोल खत्म हो गया। हमने कहा 100/5 और 5 कितना आ गया, 10 एम्पियर। यहाँ उत्तर नहीं है भाई, ये तो अभी हमने करंट को, हमें कितनी बार हल करना है, 2 बार, अलग अलग सोर्स के लिए। हमने कहा दूसरा ये कि 1 एम्पियर को एक्टिव रखा और 100 वोल्ट क्या हुई बताओ, शॉर्ट कर दीजिए। ये 5 ओम बना दिया, ये इधर से 1 एम्पियर आया, इधर से 2 आया, मतलब 2 ओम है, तो ये करंट चलेगा भाई, बराबर के प्रतिरोध है बेटा, आधा आधा बटना तय है। अरे बोलो ना, हमें निकालना है इस वाले 5 में, तो क्या ये 0.5 एम्पियर दिखेगा, अरे दिखेगा भाई, इधर से 1 आया तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। तो अब हम टोटल जो धारा आई लिखेंगे, ये बताओ आई किस धारा, आई किस दिशा में निकालने थे, नीचे को, तो नीचे को ये I1 भी और नीचे ही I2 भी है, तो यहां क्या करें, ऐड कर दें, उत्तर आ गया 10.5 है। ठीक है भाई, दोनों समान दिशा में होंगे तो जोड़ना है, एक पॉजिटिव होगा उसी दिशा में और एक विपरीत, तो उसको घटा देना था। इस उत्तर को हमने कहा एक काम कर लेते हैं, हम देख भी लेते हैं हमने सही क्या गलत किया, देखना भी जरूरी है। आपने कहा जी सुपर मैच लगाते हैं, अगर एक इधर से आया इनकमिंग तो एक इधर चला गया आई, तो कुल मिला के ये धारा तो आई माइनस, सॉरी 1 माइनस, अरे भाई एक में से आई इधर भाग गया, तो ये तो 1 माइनस के आई है जी। और इतना करते ही हमने कहा जी इसे टाटा बाय बाय। हाँ लेकिन एक ध्यान नहीं रखा ना हमने, हाँ ध्यान ये नहीं रखा कि निकालना है इसमें है तो ये इसमें करना पड़ेगा, ये भूल गए थे ना कि उसी दिशा में होना चाहिए। अब कितना होगा ये, आई माइनस के, भाई माइनस के 100 प्लस के, और नीचे डब्बे में लिख लेते हैं, -100 प्लस के 5i-5 प्लस के 5i बराबर 0। ये कितने हो गए, 10i बराबर में 105, i बराबर 10.5 है। देख लो आया है कि नहीं। तो पेपर में ये नहीं कि सुपर पोजिशन से लिख दिया तो अपना करना शुरू कर दो ड्रामा।
आपको जो मेथड आता है आप उससे करेंगे, तो आपको सुपरपोजिशन सिखानी थी, इस वजह से करना पड़ा। देख लो कहाँ इसका सॉल्यूशन इससे हो जाएगा, कहाँ तुमने इतना टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर है? तो ये होगी तुम्हारी खास खास 5 थ्योरम। लेकिन सबसे ज्यादा जो खास है वो मैक्सिमम की पहली 2 शर्त है, हैविंग अ नॉर्टन है बेटा, और सुपर पोजिशन की जो ये चीजें लिखी गई है ना पहले थ्योरी के रूप में, ये बहुत खास। ठीक है जी, वो एक बार पढ़िए जरा। हम्म, किसी से भी लगाओ आंसर वही आएगा भाई। हर आंसर नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा ही कि नहीं लगेगा मेथड, आप गलत लगा रहे हो। दिखाना कहाँ लगाया तुमने विधि। बी ए का मान, बी ए का मान ही तो बताओ कितना है बी ए का मान। मैंने एलसीएम मेथड थोड़ा ही लगाया। तुमने किया क्या क्या है ये बताओ ना मुझे, एलसीएम कितना लिया, कितना लिया। 5 ले लिया, फिर ये कितना है तुम्हारा। अरे भाई से डिवाइड बाई 5 तो करो।
भाई यार तेरे से मैं भी कलाकारी से परेशान हूँ भाई। भाई वीए का मान इसने 102/5 निकाल दिया। 102। हाँ, वीए आया। तो आई का मान क्या रखेगा? तो 5 से गुणा कर देंगे। भाई आई कहाँ से शुरू हुआ डार्लिंग, ये बताना। वीए का मान तो तेरा सही है। अब तू इससे आगे क्या कर रहा हूं मैं क्या बताऊं। आई बराबर हमने तो सीखा VA/5। 105/10 हो जाएगा। हाँ। अरे 105/2 को डिवाइड करके कितना आया है? आ गया 52.5। ये तेरा वीए का मान आ गया। तो आई का मान निकालना, क्या निकालेगा? यार ये पूछने की बात है क्या? बताओ, 10 दिन से ये बता रहा हूँ यार। तो यार आई का मान पूछा है तो भाई कैसी कलाकारी कर रहा है? आई का मान पूछा है बेटा तो VA/5 ही तो करेगा। इसमें पूछने की भी क्या बात है बताओ। ये फिर मुझे कह रहा है कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। जब मैच कराएगा तभी तो करेगा। तब तो क्या तभी आना था। अब तैयार ही नहीं हो रहा जब करने को। भाई वीए थोड़ा ही पूछा है, आई पूछा है, वीए उत्तर थोड़ा ही है। मतलब चीजें आने के बावजूद भी गलती कर रहा है। देखो जी, हमने अभी ये चीजें सीखी है। मैक्सिमम पावर में एक कंडीशन हमने कही है, जब लोड वेरिएबल है तो अधिकतम शक्ति के लिए RTH बराबर RL और यहां दक्षता 50%। आंतरिक अगर वेरिएबल दे दे तो मिनिमम मान को लेकर सॉल्यूशन करना है। फिर हमने ये एक और थर्ड केस देखा। ये एसी में है, यहां भी इंपिडेंस और यहां भी इंपिडेंस है। तो भाई वैसे तो ये प्लस ही दिया जाएगा, लेकिन शर्त में एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे आपने उदाहरण लेके बताया, लिख दिया ना ZTH। और ये ऐसा टेंशन मत लेना, देखो ZTH बराबर में ZL का ये लिखो, या ये दोनों एक ही है। भाई अगर ये 3 - J4 है तो प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। फिर रेसिप्रोसिटी में कहा किसी भी रेखीय बाइलेटरल परिपथ में इनपुट व आउटपुट का अनुपात इनकी स्थिति बदलने के बाद भी स्थिर बना रहता है। फिर बाबू इसके बाद हमने सुपरपोजिशन कहा। यह केवल रेखीय परिपथ पर लागू होगा। यह तभी लागू होगा जब परिपथ में एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित हो। लिनियरिटी और होमोजेनिटी कहते हैं इसे, हिंदी में ऊपर लिख दी परिभाषा, नीचे इन शब्दों को कहते हैं रेखीयता। और होमोजेनिटी को मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा स्रोत उपस्थित हो। इसमें एक बार में एक ही स्रोत एक्टिव करना, देखो ये, और बाकी को उसके व्यवहार के अनुसार में। भाई अगर धारा स्रोत है तो ओपन, और विभव स्रोत यानी वोल्टेज स्रोत है शॉर्ट करना। स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट और स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन करते हैं। इसमें डिपेंडेंट स्रोत को ना ओपन करेंगे ना ही शॉर्ट करेंगे, छोड़ देना है वैसे ही। आपके पास में कोई न्यूमेरिकल फंसेगा भी नहीं है। इसमें परिपथ को इतनी बार ही हल करना होता है जितने एक्टिव स्रोत की संख्या होती है, या फिर ये कहें कि एक्टिव की बजाय आप ये भी लिख सकते हो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्रोत की संख्या होती है। ये थी हमारी अलग अलग थ्योरम। छुट्टी।